नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ 2012 बैच के मध्य प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो इस समय 6ठी बटालियन कमांडेंट हैं जबलपुर में। और इसके पहले मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 3 या 4 ज़िलों में वो पुलिस कप्तान यानी एसपी का दायित्व भी निभा चुके हैं। ईओडब्ल्यू भोपाल में भी ये भूमिका, लोकायुक्त में उन्होंने ये भूमिका यहाँ निभाई है। और इसके साथ और महत्वपूर्ण दायित्व भी वो निभाते रहे। उनकी पहली पोस्टिंग ही ग्वालियर चंबल भिंड रही थी सीएसपी के तौर पर, और बड़ा लंबा उनका कार्यकाल रहा है। लेकिन एक अपराइट ऑफिसर के तौर पर उन्हें देखा जाता है, जो टास्क परफॉर्मर हैं, जो दायित्व मिलता है उससे निभाते हैं। तो मिलिए, मेरे साथ हैं 2012 बैच के मध्य प्रदेश काडर के आईपीएस ऑफिसर सिद्धार्थ चौधरी जी। उनसे हम बात करेंगे अफसरनामा में। बहुत स्वागत करता हूँ सिद्धार्थ जी आपका। जी नमस्कार सरज जी। सबसे पहले तो आपको मैं जशपुर ले चलूँगा। जी। तो थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि जशपुर में किस तरह का एक जीवन था। क्या पिताजी गवर्नमेंट मुलाजिम थे या फिर किसान थे? और सिद्धार्थ जी जब वहाँ थे उस सुंदर से ज़िले में, जिसको कुदरत ने भरपूर अपनी सुंदरता से नवाजा है, तो किस तरह के सपने जब आप स्कूल में थे तो किस सोच के साथ आगे बढ़ते थे? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी, आपने जसपुर देखा है और इस जान के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जसपुर निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत जगह है और प्रकृति ने इसको अपनी खूबसूरती से नवाजा है। आज भी जब जसपुर जो है उसी तरह की खूबसूरत है जैसा मैंने उसे छोड़ा था। क्योंकि कहीं ना कहीं एक नुकसान ये है कि दूरस्थ प्रदेश होने की वजह से वो यातायात के जो साधन होने चाहिए वो अभी तक पर्याप्त नहीं है। वो कुछ लेकिन बेनिफिट भी हुआ कि लोग वहाँ कम पहुँचे, तो कम से कम प्रकृति ने वहाँ पे जो अनुपम छटा आज भी है। आज भी भाई से जब बात हो रही थी तो वहाँ का टेम्परेचर करीब 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर है। और हम लोग जब सुबह उठते थे उस समय भी एक परत से जम जाती थी बर्फ़ की। आज भी मेरे पास वो फ़ोटो आया तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती है कि जसपुर में आज भी ऐसी जगह है। जसपुर निश्चित रूप से प्रकृति की गोद में काफ़ी ऊंचाई पे बसा एक पठारी क्षेत्र है और हम लोगों का बचपन वहाँ पे बहुत अच्छे से बीता था। हालांकि जो साधन थे वो कम थे, लेकिन हम लोग खुश थे। हम लोग स्कूल जाते थे और हम लोग के पास उस समय सिर्फ शासकीय स्कूल ही हुआ करते थे। मेरे इस पूरी शिक्षा दीक्षा जो है शासकीय स्कूल में ही हुआ और हम अपने खेल के साथ साथ पढ़ाई में ही बस ध्यान रखते थे। मैं लास्ट बैच हूँ 11th सिस्टम का। उसके बाद ही 10+2 सिस्टम स्टार्ट हुआ था। 1986 की बात है, तो मैं लास्ट बैच था 11th का। और उस समय हम लोगों के पास ये था कि अगर पीटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो बीएससी करना था। और जसपुर में उस समय जो शासकीय कॉलेज था तो बीएससी मैथ्स मैंने लिया था। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गया कंप्लीट तो फिर एमएससी करने में बिलासपुर आ गया था। पापा एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, शासकीय सेवा से उनका कोई नाता नहीं था, लेकिन उन्होंने एजुकेशन के लिए अपनी पूरी जो क्षमता थी वो मुझे दी। और उन्होंने भी काफ़ी कुछ मेरी जनरल नॉलेज जो बढ़ाने में अगर किसी की अगर मैं कहूँ तो पापा की था, क्योंकि उन्होंने लगातार मुझे अपडेट रखते थे अपने जनरल नॉलेज से। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इधर सिलेक्शन पीएससी के थ्रू हो गया था। तो उसमें पापा का भी कहीं ना कहीं योगदान था। और शुरू में ऐसा नहीं था कि मैं शासकीय सेवा में मुझे इस क्षेत्र में ही आना है, लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञात हुआ कि शासकीय सेवा में क्योंकि जो हम लोगों ने सोचा था जसपुर से उठ के पीएससी में सिलेक्शन होना, उसने अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। शायद मैं पहला व्यक्ति था जसपुर से जो मैं पीएससी सेलेक्ट हुआ था। मेरे साथ कुछ और लोग तैयारी कर रहे थे तो वो बाद में सिलेक्ट हुए थे, जो आज छत्तीसगढ़ में कमिश्नर के पद पे हैं। लेकिन मैं पहला व्यक्ति था जो जसपुर से पीएससी के में सिलेक्ट होके इधर ज्वाइन किया था। वाह वाह वाह, किस तरह का संघर्ष आप याद करते हैं उन दिनों? जशपुर एक रिमोट क्षेत्र जहां अखबार भी पहुंचने में शायद 1 दिन लग जाता होगा। हाँ, सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। उस समय एक बस से ही हमारे पास अखबार आया करता था और रेडियो एक साधन हुआ करता था जिससे कि हम लोग अपडेट रहते थे बाहरी दुनिया से। और रेडियो सुनने की मेरी अच्छी टेलीविजन में भी प्रॉब्लम होगा उस समय, एंटीना बूस्टर का समय था। वो भी 84 के बाद आया। जब 84 पे मुझे याद है SC8 के बाद जब एक्सपेंशन हो रहा था तो
1984 के बाद रांची का स्टेशन पकड़ता था, और जिस दिन बादल होता था उस दिन बहुत साफ दिखता था। अच्छा साफ दिखता था, बादल वाले दिन साफ दिखता है, क्योंकि उसमें जो उसके सिग्नल्स हैं वो स्ट्रांग मिला करता था। अच्छा। और 85 का बेंसन हेजर्स कप हम लोगों ने पहली बार कलर टीवी में देखा और मैच का आनंद लिया था, वो आज भी मुझे याद है। तो संघर्ष जरूर था, क्योंकि जो हम लोग के समय जो मैगजीन्स भी आती थी काफ़ी लेट आता था, अखबार भी एक दिन, जैसा आपने बताया, लेट आता था। उसमें एक जनसत्ता अखबार आया करता था जो दिल्ली से प्रकाशित होता, वो एक दिन बाद आता था। और हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे तो जनसत्ता के जो संपादकीय या और भी आर्टिकल्स होते थे वो काफ़ी अच्छा माना जाता था, तो उसने भी मेरी तैयारी में काफ़ी मदद की। और कुछ मैगजीन्स भी थे उस समय, उसने भी काफ़ी मदद किया था। ये बात सही है कि हम लोग क्षेत्र से कटे थे। इवन पीएससी का रिजल्ट भी मुझे 6 दिन बाद पता पड़ा था। 6 दिन बाद आपको पता चला? और एक और समस्या उस समय होता था इलेक्ट्रिसिटी की। जसपुर, जैसा आपको पता है कि वो पहाड़ी प्रदेश था और बारिश अक्सर हो जाया करता, आंधी तूफान भी अच्छी खासी चला करता था, तो वो बात बेबात पे वो लाइट कट जाने की वहाँ पे थी, और कई बार तो 6 दिन 7 दिन तक लाइट नहीं रहती थी। तो उस समय हम लोग की पढ़ाई जो है वो निश्चित रूप से वो कठिन हो जाता था, और लैंप या इस तरह की चीज़ों में हम लोगों ने सहारा लिया हुआ था। लेकिन आपने शायद फील किया हो कि आगे जाके ये जो टफ़ कंडीशंस थी जी, ये आपके लिए बहुत मददगार हुई, क्योंकि पुलिस की सेवा और जीवन की चुनौतियों में अगर आप आरंभिक वर्षों में एक टफ़ लाइफस्टाइल के लिए आदी हो जाते हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं लगती। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, वो टफ से, लेकिन हम लोग ने उसको एंजॉय किया। ऐसा कभी नहीं लगा कि हम लोग इसकी वजह से हमें कोई परेशानी हुई। जैसा भी था, जितना भी था, वो हम लोगों ने उसका भरपूर आनंद लिया। और काम सिर्फ यही था कि दिन में खेलना है, रात में पढ़ना है, और सुबह उठ के स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है। तो हम लोगों ने अपने पूरा समय जो है जसपुर में, मुझे अच्छा लगा कि ये मोटिवेशन आपके मन में कहाँ से आया कि आपको पीएससी अटेम्प्ट करना है या आपको सर्विसेज में जाना है? ये बात कहाँ से मन में आई? एक छोटे ज़िले में थे, पिताजी कॉन्ट्रैक्टर थे, आप भी उस तरफ जा सकते थे। मैं कहूँगा कि ये स्वयं ही इस तरह की चीज़ें आई, क्योंकि जब पढ़ने की आदत थी और कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबें भी पढ़ता था, तो कई लोगों के इंटरव्यूज़ देखना, और फिर समझ में ये आया कि प्रशासनिक सेवा ही बेहतर है बाकी सर्विसेज की तुलना में। तो कहीं ना कहीं एक रुझान आया। तो पीएससी जब मैंने दिया था, हालांकि इससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि चूँकि जसपुर फॉरेस्ट एरिया है, तो मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था, उसमें मैंने मेहनत भी किया था। तो पीएससी से सिलेक्शन मेरा एसीएफ में इंटरव्यू तक हुआ भी था। मैं एक्चुअली उसी के लिए तैयारी कर रहा था, एसीएफ बनने के लिए, लेकिन किस्मत से ये हुआ कि 91 का मैंने दिया था, 92 93 में पीएससी से एसीएफ की पोस्ट निकलना बंद हो गया। उसी समय पीएससी जनरल पीएससी निकला, तो फिर मैंने इसमें भरा, तो इसमें फिर सिलेक्शन हो गया। तो अचानक ही इसमें आया, और ऐसा नहीं सोचा था कि पुलिस सर्विस में ही आना, बस ये था कि पीएससी के थ्रू उच्च प्रशासनिक सेवा में अदर मेरा डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनना है। तो दोनों ऑप्शन थे मेरे पास, लेकिन कुछ किस्मत कह लें या कुछ मार्क्स जो मिलते हैं, निश्चित रूप से मेरा सेकंड प्रेफरेंस डीएसपी ही था। तो मैं डीएसपी में सेलेक्ट हुआ, और मुझे खुशी है कि मैंने इस पद को धारित किया। और मुझे आपने 2.5 दशक का, मुझे लगता है 3 दशक कंप्लीट हो चुके हैं, और 31 साल इस 2 जनवरी को हो जाएंगे। तो 31 साल की सर्विस में जो है मुझे गर्व है कि मैंने पुलिस की सेवा की है। इस दौरान इतना लंबा समय आपको हुआ, कोई ऐसा वाक़या आपको ख्याल आता हो जिसने आपको ये बताया कि ज़िंदगी कितनी कमाल चीज़ है? कोई ऐसा इंसिडेंट है जो पुलिस अधिकारी के तौर पर आप रूबरू हुए, जो मानवीय भी हो सकता है या चौंकाने वाला भी हो सकता है? क्योंकि इतने 3 दशक, 3 डिकेड्स, मोर देन 3 डिकेड्स, ये बड़ा लंबा समय है। जाहिर है आपने एक युग को भी बदलते हुए देखा है। तकनीक की आपकी, हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने एक युग को भी बदलते देखा, वैल्यूज़ बदलते देखी हैं, अपराधों का पैटर्न बदलते देखा है ना? आज जिस तरह से अपराध जा रहे हैं, तो कैसे आप कोई ऐसी चीज़ आपको ध्यान आती हो? आपने सही कहा कि हम लोगों की जो पीढ़ी है, हमने सब कुछ बदलते हुए देखा। रेडियो से स्टार्ट हुए थे, और आज हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से स्पॉटिफाई या इस तरह की जो स्ट्रीमिंग से आ गए हैं। तो हम लोगों ने पूरा युग बदलते देखा है, हर चीज़ में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। और जब हम लोगों ने पुलिसिंग स्टार्ट किया था, मुझे याद है कि मैं मुरैना सीएसपी के रूप में प्रथम पदस्थ हुआ था। उस समय की पुलिसिंग और आज की पुलिसिंग में काफ़ी अंतर है।
लेकिन पुलिस भी सतत अपने आप को बदलने के लिए हम लोग जो है जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उसके हम लोगों ने उसका अध्ययन किया और कोशिश किया कि हम लोग बदलते दौर में पुलिसिंग के तरीके तौर तरीके बदलें और आज हम लोगों ने निश्चित रूप से आधुनिक जो पुलिसिंग है उसको भी अडॉप्ट किया है। तो हम लोगों ने भी अपने आप को काफ़ी बदला है और समय के हिसाब से ऐसे कई वाक़ये हैं जो पुलिस के काम करने के दौरान आप इस संपर्क में आते हैं कि आपको खुशी होती है कि आपने कुछ अच्छा कार्य किया है। ऐसी कई घटनाएं हैं जहन में। जब मैं भिंड में था एडिशनल एसपी के रूप में तो एक बच्चे की किडनैपिंग हुई थी, करीब 10वीं कक्षा का छात्र था। तो उसको छुड़ाने के लिए करीब 10 दिन मैं आगरा और यमुना के बीहड़ में था और जब मेरी नेतृत्व में टीम थी और मैं छुड़ा के लाया तो उसके बाद जो गांव वालों की आंखों में जो आंसू, उसके माँ बाप की आंखों में आंसू थे और जो उन्होंने जिस तरह से मुझे धन्यवाद दिया और तो वो मुझे आज भी याद दिलाता है कि हमने अपना काम किया, अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन रिटर्न में जो उन्होंने आशीर्वाद दिया या जो गाँव वालों ने मुझे जो स्नेह दिया वो मुझे आज भी याद आता है। वाह, बहुत बढ़िया। आपका मोस्टली जो पोस्टिंग का दायरा रहा वो मध्य प्रदेश ही सर्वाधिक रहा? पूरा मध्य प्रदेश में ही रहा मैं और शुरुआत मेरे चंबल क्षेत्र से ही हुआ, दतिया मुरैना से, और उसके बाद फिर इंदौर में सेवा करने का अवसर मिला, फिर जबलपुर में किया और फिर भिंड में भी किया और अभी भोपाल जबलपुर में ही हूँ। 2000 में जब नया छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना तो संविलियन के लिए मन में कोई दुविधा तो नहीं थी कि चला जाऊं अपने गृह राज्य? नहीं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी और एक्चुअली मेरा छत्तीसगढ़ में हो भी गया था, परंतु पारिवारिक कारण भी थे और क्योंकि जसपुर आप जैसा कह रहे हैं रिमोट है तो बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में अगर आप रायपुर में हैं तो भी इतना ही समय लगता है जितना आज जबलपुर से मुझे जाने में लगेगा। तो ऐसा कोई स्टेट का नहीं था और चूँकि उस समय मैं सर्विस में मध्य प्रदेश में पूरी तरह से कर रहा था तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश ही मेरे लिए बेहतर है। ये भी बहुत सुंदर बात है कि आपने कर्म भूमि को ही एक तरह से अपना सब कुछ बना लिया। आप उन युवाओं से क्या कहेंगे जो सपने बहुत देखते हैं लेकिन ये सपने या तो अड़चन तब आ जाती है जब वो कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स इतने साधन संपन्न नहीं हैं कि हमें अच्छी कोचिंग करा सकें। कई ये भी दलीलें मैं सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे। कुछ लोग ये कंप्लेंट्स करते हैं कि साहब हम इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, हम वो दिल्ली में जाओ या बॉम्बे में जाओ कोचिंग के लिए जाओ तो आजकल अंग्रेज़ी का बड़ा दबदबा है। और पढ़ाई का जो पैटर्न होता है, पढ़ाई का पैटर्न जो आपके समय था, जो सफलता दिलाता था, वो वही पैटर्न आज भी है। क्योंकि सूरज जहाँ से निकलता है वो कुछ वैल्यूज़, कुछ नियम, कुछ प्रिंसिपल्स वैसे ही हैं कि क्रिकेट जैसा तब खेला जाता था अपने उद्गम के समय वैसा ही आज भी खेला जाता है। तो क्या कहेंगे आप ऐसे युवाओं से कि वो ख़ासतौर से उन युवाओं से, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ साधन कम है, सपने हैं। अब गांव का भी एक युवा चाहता है कि वो सर्विसेज में जाए, कैसे आप उसको क्या गाइड करें? क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, एक बेटी इस समय लंदन में है, बेटा भी पढ़ रहा है। जी संघर्ष उस समय भी था, चैलेंजेस उस समय भी था और आप जैसा बता रहे थे कि मैं भी हिंदी मीडियम का ही छात्र रहा हूँ। भाषा कभी भी अड़चन नहीं बनती और दोनों भाषाओं में पर्याप्त आपके पास आज के समय तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन मटेरियल्स इतने हैं कि कहीं भी आपको ज़रूरत भी नहीं है। कोई ये अगर क्या है कि आज मेरे पास मटेरियल नहीं है तो गलत कह रहा है, मटेरियल तो ढेर सारे हैं, बस आपका ये है कि रुझान जो है पॉजिटिव होना चाहिए। और मैं अपने बेटे को देखता हूँ क्योंकि वो 12th में है तो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वो भी तैयारी करता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो ऑनलाइन कोचिंग और यूट्यूब में इतने सारे मटेरियल्स है कि अगर वो पढ़ ले तो मुझे लगता है कि उस ज्ञान से सामने हम कुछ भी नहीं रहेंगे। तो ये एक बहाना हो सकता है कि मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन आज के समय ये बात मानने योग्य नहीं है। भरपूर है आज के समय, और जिस समय हम लोगों से नहीं भी था तो भी प्रयास करते थे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता था। कोशिश करने से सब कुछ संभव है और बस फोकस रहना आदमी को आना चाहिए कि अगर किसी एग्ज़ाम्स के लिए कह लीजिए या किसी भी लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको सब कुछ अपना झोंक देना पड़ता है। आपको ये है कि जो भी आपका मटेरियल्स हैं उसका जो गहन अध्ययन करें, तह तक जाएं, बात को तह तक समझें
और गहराई से अगर समझ लेते हैं और खुद विश्लेषण करना सीख लें तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स टफ नहीं रहेगा। आप जब पढ़ाई करते थे तो आपका पैटर्न क्या होता था, मतलब किस तरह से पढ़ते थे आप, कितने घंटे सिटिंग होती थी, और जिसको आजकल के युवा कहते हैं चिल आउट करना, जी। तो चिल आउट के लिए आपके हमारे समय तो यही होता था कि भैया चलो बहुत पढ़ लिए, पक गए हैं, थोड़ा बाज़ार घूम लें या दोस्तों के साथ बैठ लें। बहरहाल आपका पढ़ाई का पैटर्न क्या था? जब मैंने एमएससी करके बिलासपुर से वापस जसपुर आया, 91 की बात है, तो उस समय मैंने पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ, जैसे मैंने कहा कि एमपीपीएससी के थ्रू जो फर्स्ट एग्ज़ाम्स होते थे उसके लिए सोचा पहली बार। और उसके लिए जब मैंने स्टडी की तो जनरल नॉलेज तो सभी के लिए था। जनरल नॉलेज ये था कि मैं शुरू से जीके मेरा अच्छा रहा, और जो जिला स्तरीय या उसमें मैं कॉम्पिटिशन होता था तो मैं उसमें हमेशा प्रथम ही आया। तो जनरल नॉलेज के लिए मुझे ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी, और आदत आज भी मेरी मैगजीन्स पढ़ने की या न्यूज़ देखने की बनी हुई है। तो जीके ऐसा एक पार्ट है जो कभी भी अल्प समय में तैयार नहीं कर सकते। वो आपके बचपन से कह लें कि अगर वो रुझान है तभी आप उस फील्ड में काम कर सकते हैं। दूसरा, हर सब्जेक्ट के प्रति जो है कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, कि हरफन मौला ही व्यक्ति जो है जीके को कम से कम पार पा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी है, ऐसा नहीं है कि उनका रुझान नहीं है या वो भटक जाते हैं। लेकिन आज के समय भटकने की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, हम लोग के समय नहीं थी, क्योंकि हम लोग अगर पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद हमारे पेरेंट्स ही कहते थे कि बेटा बहुत पढ़ लिए, अब कुछ घूम आओ या कुछ खेल आओ। क्योंकि हम लोग पास उस समय इवन टीवी भी आता भी था, तो घंटे भर के लिए ही आप देख सकते थे, उससे अधिक तो आप टीवी भी नहीं देख सकते थे। तो ये अच्छा था। लेकिन आज के समय आप 24 घंटे आप उलझे रहते हो सोशल मीडिया में, या दूसरे कंटेंट्स देखने के गलत पड़ जाए, या आजकल तो और भी चीज़ें आ गई हैं। जब हम लोग साइबर क्राइम देखते हैं तो उसमें इतने सारी चीज़ें आ गई हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो फिर इन सब चीज़ों जो आपको कहीं ना कहीं उलझा देती है उससे तो दूर होना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही। तो इसका ध्यान रखिए कि आप बिना छोड़े कुछ मिल नहीं सकता है। वो अंग्रेज़ी में कहते भी हैं कि नो पेन नो गेन, बिना तकलीफ़ उठाए कुछ नहीं प्राप्त होता है। आपसे जितना बात करके और जितना आपके बारे में पहले भी सुना है, विनम्रता आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। और आप जिस क्षेत्र से आते हैं भारत के, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में भी हमारे प्यारे से जशपुर से, तो वहाँ तो विनम्रता की और समृद्ध परंपरा है। सर्विसेज में आने के बाद क्या ऐसी सलाह भी मिली कि सिद्धार्थ जी तो मूंछें थोड़ी ऐसी वाली रखो, कड़क चलो, डंडा उठाओ, बड़ा है आवाज़ में भारीपन लाओ, ऐसे सुझाव मिले? और क्या आपको लगता है कि उनसे कोई फ़ायदा होता है, या विनम्रता से अच्छी कोई नीति नहीं जैसा कहा जाता है? नहीं, देखिए क्या है कि पुलिसिंग जो है ना, बिल्कुल जैसा सामने वाला व्यवहार करेगा वैसा ही होता है। मैंने ये माना है कि मैंने टफ एरिया में काम किया है। मैंने शुरुआत ही चंबल से किया और मेरी पुलिसिंग का तरीका वहाँ बिल्कुल अलग था। और आज मैं सोचता हूँ कि वो मैंने कैसे कर लिया, तो मुझे बहुत आश्चर्य हो गया। कैसे अलग था आपकी पुलिसिंग? जिस तरह से पुलिसिंग होती है चंबल एरिया में, वो भी मैंने कर लिया। और वो समय अलग था, बहुत सारे कारण थे जो हमने उस समय पुलिसिंग कर लिया। आज शायद वहाँ ये भी नहीं कर पाऊँ। लेकिन जब वहाँ से इंदौर पहुँचा तो पुलिसिंग अलग हुई, फिर जबलपुर पहुँचा तो वहाँ बिल्कुल अलग हुई। तो पुलिसिंग में तो ये अपने आप को कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है। देश वैसा भेष, सामने का जैसा व्यवहार होगा वैसे व्यवहार होगा। एक व्यापारिक जगह है इंदौर एक, तो विनम्रता जरूर है, लेकिन जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो उसमें जरूर दृढ़ रहता हूँ। वाह वाह, ये बहुत बड़ा संदेश है। विनम्रता अच्छी चीज़ है, लेकिन वो आपके निर्णयों में विनम्रता शायद उतनी मददगार ना हो, क्योंकि विनम्र होने वाला व्यक्ति संकोच में उलझता है और वो फैसला नहीं कर पाता जल्दी। तो जब विनम्र मुस्कुराहट चेहरे पे हो, लेकिन मस्तिष्क में जो निर्णय हो रहा वो चट्टान की तरह ठोस हो। जीवन संगिनी आपकी होम मेकर हैं, तो ये अरेंज सॉर्ट ऑफ मैरिज रही? जी हाँ, मैं जब दतिया में प्रोफेसर था तो वहाँ ही अकस्मात इनके घर वालों ने मुझे देखा होगा, तो माँ ने देखा तो बात जम गई, तो फिर ये अरेंज मैरिज ही हुई। मैरिज में भी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों एक दूसरे को समझें और समझने के साथ अपने अपने दायित्व बांट लें।
ख़ास तौर से उन परिस्थितियों में जब पति बहुत अधिक व्यस्त हो और पत्नी को घर का दायित्व ही देखना हो, तो चीज़ें और ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। कई बार पत्नी को लगता है कि मैं ही क्या त्याग करती रहूँगी, पूरे समय इनके साथ ट्रांसफ़र हों तो सामान समेटो या फिर उसी जगह रहने का फ़ैसला करो जब तक वो शैक्षणिक सत्र ना गुजर जाए। जी। ऐसे कई आपने जीवन में अवसर देखे होंगे, तो किस तरह का एक कॉम्बिनेशन सफल दाम्पत्य जीवन के लिए ज़रूरी है? हाँ, मुझे बताते हैं मैं खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले ही मेरे 27वीं एनिवर्सरी अरे थी। वाह! बहुत जी, शुभकामनाएँ आपको, धन्यवाद बधाई। जी। तो इन 27 सालों में उसने हर पल मेरा साथ दिया और मेरी सफलता के पीछे अगर मैं कहूँ कि उसका हाँ यहाँ था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब भी जैसा भी मेरे पास पोस्टिंग से लेके ड्यूटी आवर्स को लेके हुआ हो तो उसने हमेशा साथ दिया। कभी भी हमारी ऐसी नौबत नहीं आई जिसमें उसने मतलब कहीं न कहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा उसने कभी नहीं कहा। भरपूर साथ दिया और आज जो कुछ भी है मैं उसके लिए सराहना करता हूँ और उसको तो धन्यवाद देता गुस्सा हूँ। इसका मतलब है आप दोनों को ही नहीं आता? नहीं, गुस्से में तो हम दोनों ही तेज़ हैं, ये नहीं अरे वाह! कह जी, सकते, जी। लेकिन बैलेंस है और कभी भी एक दिल करता से है तो नहीं। दूसरा सुन लेता है, एक दूसरा हाँ, ये करता है तो जैसा पहला अमूमन सुन लेता है। सभी करते हैं ऐसा ही। हाँ, सभी करते हैं। मैं भी अपवाद नहीं हूँ जी, इसका। जी, बिल्कुल ऐसा ही। वही, क्योंकि उस समय अगर दोनों उस रूप में आ गए। और सबसे बड़ी बात है कि ये गुस्सा इस तरह का गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा या कहना चाहिए कि एक क्षणिक रिएक्शन होता है। रिएक्शन। और व्यक्ति कितना भी कुछ अपने आप को कोशिश करे कि मुझे गुस्सा ना आए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि गुस्सा भी आएगा, लेकिन गुस्से के बाद का जो समय है उसके बाद जिसकी गलती होती है वो भी समझता है, तो अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। किसी ने इसी बातचीत के दौरान, जहाँ आप जिस कुर्सी पे हैं वहीं बैठे किसी अधिकारी ने कहा था कि गुस्से में ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। एक्सपेक्टेशन, अगर गुस्सा है और गुस्से के साथ एक्सपेक्टेशन है करीबी रिश्तों में, पत्नी के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स के साथ, ओवर थिंकिंग में अगर आप गए कि मैंने इतना किया, इतना सहा और आज ज़रा सी बात पे ये रिएक्शन आया, जी, जी। तो फिर आपका गुस्सा और बढ़ता है। सबसे बड़ी बात सूरज जी ये है कि अगर जिससे आप प्यार करते हैं, जीवन में आप जिनसे सीधी प्यार बात। करते हो, गुस्सा, खुशी, ये सब तो आपके इमोशंस हैं, वो आएंगे, लेकिन आप कभी भी उनके प्रति दुर्भावना नहीं ला सकते ना। क्या बात है। तो हमेशा आप गुस्सा भी करो, सामने वाला भी समझता है कि अगर आपको गुस्सा तो कोई भी दिला सकता है, किसी बात पे भी आ सकता है। आप ऑफिस से आए हो, वहाँ पे कोई टेंशन हो गया हो, उसकी बात पे गुस्सा हो सकता है, या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आया तो गुस्सा हो सकता है, लेकिन कभी दुर्भावना मन में नहीं आना चाहिए किसी के प्रति, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई गलती हो भी जाए तो उसमें सेल्फ पिटी जो होती है कि आप खुद ही को दोष दे दे के निराशा में चले जाएं, वो भी नहीं होना चाहिए। माफ़ी एक बहुत अच्छा शब्द है, क्षमा। जी। और क्षमा मांगिए, खुद से भी कहिए कि अब ये दोबारा नहीं होगा, और जिसको आपने हर्ट किया है उसके पास भी जाइए और उसके रिएक्शन को मत देखिए कि वो माफ़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप सिर्फ अनकंडीशनल हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। बहुत सही कहा। जी। आगे जीवन कैसा देखते हैं आप? इतना लंबा समय निकल गया, अभी 6-7 साल और हैं, और दायित्व हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, प्रमोशंस हैं, महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स हैं। कैसे देखते हैं आने वाले जीवन को? देखिए, दायित्वों का निर्वहन करना, आपने बताया ना, जब हम लोग जो 70s या 80s में जो लोग हैं, दायित्वों का निर्वहन हम लोगों ने शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है या उसके निर्वहन करते समय ही आया, तो मैं आगे भी इस दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करूँगा, चाहे वो शासकीय सेवा का हो या पारिवारिक दायित्व है। अब चूँकि पारिवारिक दायित्व भी बढ़ गया है तो उसके प्रति भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो दोनों दायित्वों के साथ साथ मैं आगे के भविष्य देखता हूँ, और ईश्वर की कृपा है अभी तक मेरे ऊपर, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा ही है अभी तक। ईश्वर पर आपका बड़ा विश्वास है। जी, वाह, बहुत धन्यवाद। और आपके भावी जीवन और अभी जो आपके ये सर्विंग ईयर्स हैं, जो आपका सेवा काल है, उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने इसी रूप स्वरूप के साथ आगे बढ़ें। बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ जी बात करके। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी हैं सहज सरल 2012 बैच के IPS अधिकारी, मध्य प्रदेश काडर, और इसके साथ ही 6ठी बटालियन कमांडेंट है जबलपुर।
अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।